हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के जो आपके एग्ज़ाम में संस्कृत में जो पूछे जाने वाला 8 जो प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, जो इसी वीडियो से 4 से 5 वीडियो आएंगे, आपके लिए लाया जाएगा। उस वीडियो से ही सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एग्ज़ाम के बाद यदि आपने 4 से 5 वीडियो जो मैंने डालेंगे आएगा आपके इस चैनल पे, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल पे, यदि आपने 4 से 5 वीडियो देख लिया इसका, तो 8 क्वेश्चंस यानी 8 प्रश्न आपका 16 अंक का जवाब सही बनाकर आप प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न दिया गया है आप लोगों का। प्रश्न पहला दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, लगातार पूछा 19, 20, 21 में पूछा क्वेश्चंस, देख लीजिए। तो लगातार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग चलते इसका उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर दिया गया है, उत्तर दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा। ये आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, अथवा राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है। कोई भी जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आपके पास उसी समय पहुंच जाएंगे। चलिए तो हम आंसर इसका देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। और एग्ज़ाम के दिन जब एग्ज़ाम समाप्त होंगे उसके बाद आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लगाया जाएगा कि देखिए ये वीडियो से, इतने बड़ा वीडियो से ये क्वेश्चंस आए थे। 5 वीडियो से 8 क्वेश्चंस, 5 से 6 वीडियो से 8 क्वेश्चंस लड़ेंगे। देखिएगा आप लोग एग्ज़ाम, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो प्रश्न दिए गए, उत्तर है, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। ये आप लोग का प्रश्न था, एक का उत्तर था दूसरा प्रश्न का। अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन संस्कृत में ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम है पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर आदि। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा। प्रश्न आप लोग 4 नंबर प्रश्न आपका, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। किसी भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग PDF ले सकते हैं। याद रखिएगा चैनल का नाम क्या है, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर। आप लोग को एक ही काम करना है, एक स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, एक फ्रेंड को मात्र शेयर करना है, उनसे सब्सक्राइब करवाना है। एक फ्रेंड को आप शेयर कीजिए, उन्हें बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपका प्रश्न जो है 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक। 2018 के फाइनल एग्जाम में, 2019 के फाइनल एग्जाम में और 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चंस। तो उत्तर देखते हैं हम लोग, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख के। तो इसका उत्तर क्या होगा देखिएगा, गोलघर पटना में है, आप लोग को पता होना चाहिए। तारामंडल है पटना में, जैविक उद्यान है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, सचिवालय है, गुरुद्वारा है आदि पटना का क्या है, ये सब घूमने वाला मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर हम लोग जाकर घूम सकते हैं, घूमने वाला एक स्थल है, घूमकर अच्छे से हम लोग घूम सकते हैं। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा, ये सब जाकर हम लोग घूम सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था।
ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 18 में, 15 में। याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? प्रश्न वही है, थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को याद बात रखिएगा, सारे क्वेश्चंस जितने भी कराए जा रहे हैं वीवीआई क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में 8 का 8 प्रश्न लड़ जाएंगे। 8 प्रश्न का जवाब देने होंगे आपको लिखने वाले में। ऐसे जो होंगे, जो सब्जेक्ट में 8 प्रश्न लिखने होते हैं, जो प्रश्न है वो उत्तर जो आपके इस क्वेश्चन से इस वीडियो से लड़ेंगे। इसलिए आप लोग पूरे उत्तर को सही ढंग से देखिएगा और याद कर लीजिएगा कॉपी में उतार कर, हो सके तो। ठीक है ना। अब देखिए उत्तर क्या है। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। जो भगवान बुद्ध थे प्राचीन काल में हमारे पाटलीग्राम बहुत बार आए थे, उन्होंने अनेक बार आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया। अब महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने जब यहाँ पर आए, कहाँ पे? पाटलीग्राम में, तो यहाँ पर आने पे, पाटलीग्राम पे आने पर उनका क्या, इस गांव का महत्व बढ़ गया था। और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। आज देख लिए, कालांतर में एक महानगर होगा, जो कि हम लोग को बिहार की राजधानी पटना एक महानगर है, आप लोग को पता होगा। और एक दिन महानगर, परंतु इस नगर को आग, पानी से और युद्ध का भय सदा बने रहेगा। देखिए गंगा ओपार पटना है, तो देखिए पाटलीग्राम गंगा ओपार है, तो पटना तो हमेशा पानी से हमें भय सदा बना रहता है। इस तरह से ये प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 6 पर चलिए। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा आप लोग। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। ये 2016 में पूछा गया है क्वेश्चंस। 2014 में, 13 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2016 में, 14 में और 13 में ये प्रश्न आपको पूछा गया है। ये समझिए एक वायरल प्रश्न है, आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, इस बात को गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आप एग्जाम के बाद आइएगा, इस 6 वीडियो से जरूर प्रश्न मिलाइएगा, 8 का 8 प्रश्न आपका मिल जाएंगे। चलिए तो उत्तर क्या है देखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो उत्तर क्या दिया गया है? पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भास्कर परिचित हुए हैं। आज यहाँ पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। जो पाटलिपुत्र नगर है किस नाम से अब जाना जाता है? अभी पटना, जहाँ पे क्या है? संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान इत्यादि इसकी दर्शन स्थली है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को योग्य है। अब चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ये भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं एग्जाम में 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। पटना ने कमोदी महोत्सव को कब मनाया जाता है? पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? पाटलिपुत्र में शरत काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। ये प्रश्न आपको, ये 7 नंबर प्रश्न का ये उत्तर था। चलते प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। मात्र आप 20 से 25 मिनट दीजिए। आप 20 से 25 मिनट कहीं पर फेसबुक चलाते होंगे, नेट चलाते होंगे, किसी न किसी जैसे एक गाना सुनते हैं, उससे अच्छा है कि आप 20 से 25 मिनट वीडियो को जरूर देख लें और अपने एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की संभावना आपकी बढ़ सकती है। यदि मेरे टारगेट जो संस्कृत का टारगेट आएंगे आप लोगों का, मैं जो 20 टारगेट संस्कृत का दूंगा और 20 टारगेट वीडियो आएगा, तो उस टारगेट वीडियो को यदि आपने 20 टारगेट वीडियो को पूरा देख लिए तो कम से कम 80 प्लस 80 से लेकर आपके 90 के आप नंबर ला सकते हैं। 80 से 90 के बीच, इससे भी ज़्यादा ला सकते हैं यदि आप हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा होंगे, आपका हर चीज़ से अच्छा लिखने की आपके जो लेखन होगी, असुलेखन होगी वो बहुत अच्छा होगा, तो आप अच्छे मार्क्स 90 प्लस भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टारगेट वीडियो आप संस्कृत का भी आएंगे 20। यदि आपने अभी तक हिंदी का
टारगेट डे 1 वीडियो आया है, आपने नहीं देखा अभी तक तो वो जरूर जाकर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी में 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता आपको लाने से, इसलिए उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चलिए प्रश्न देखते हैं उत्तर इसका। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न 8 नंबर, तो यह उत्तर दिया गया दामोदर गुप्त ने पटना, क्वेश्चन है दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, अथवा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो उत्तर क्या होगा देखिएगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते थे। यानी कहाँ पे, पाटलिपुत्र पटना में कौन बसते थे, सरस्वती के वंशज विद्वान लोग आकर यहाँ बसते थे, रहते थे। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है, और इस कवि ने इस महानगर की किससे तुलना की है, इंद्र भगवान की भरी पूरी नगरी से की है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है आप लोग देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 दिया गया कि प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम मिलता है। जो प्राचीन ग्रंथ है में उसमें पटना का कौन कौन सा नाम मिलता है, इसका उत्तर देखिए क्या होगा। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। ये प्रश्न आपको थोड़ी देर पहले भी बताए गए थे, उनका प्राचीन नाम क्या है, उसी प्रश्न को बदल कर बताया गया है। अब प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है आप लोगों, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2018 के फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मेगास्थनीज, फयान, हेनसांग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन आए थे विदेशी यात्री पटना, तो याद रखिए मेगास्थनीज, फयान, हेनसांग और इत्सिंग आए थे। मेगास्थनीज के किताब का नाम क्या है, इंडिका है, याद रखिएगा इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। तो पाटीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। पाटीग्राम शब्द से क्या बना, पाटलिपुत्र बना है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था, पुष्पुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न संख्या 12। चलिए इस प्रश्न से पहले एक मैं आपको शायरी सुनाता हूँ जिससे आपको पढ़ने में जुनून बढ़े, आप लोग पढ़े अच्छे से। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो याद रखिएगा, जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, जब तक तकलीफ नहीं होगा आपको, तो खाक है जीने में मज़ा। इसलिए संघर्ष कीजिए और तब मजा आएंगे जीने में। और तो बड़े बड़े तूफान भी आपके सामने थम जाएंगे। कोई भी बड़े बड़े इतना तूफान भी आएंगे तो आपके सामने वह तूफान रुक जाएंगे जब आप संघर्ष करना शुरू कर देंगे। जब आग लगेगी आपको सीने में, तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी आप काम कर सकते हैं। इसलिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके दोस्त को ज़्यादा नंबर आएगा तो दोस्त पूछे क्यों तुमको नंबर ज़्यादा आया, देखो उस समय आपको दोस्त भी आपको कुढ़ाएंगे, मजाक थोड़ा उड़ाएंगे। इसलिए आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर मेहनत कीजिएगा, और कम से कम मेहनत तो करना ही होगा। अच्छे मार्क्स के लिए आपको बिना मेहनत को कुछ नहीं मिलता आज के समय, तो मेहनत करना है, आपको संघर्ष करना होगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न को। प्रश्न क्या दिया गया है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्य में करें। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। याद रखिएगा कब, 2016 में। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, तो ये उत्तर है, आपको ध्यान रखिएगा। तो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। नहीं, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी जो पटना है उनकी पुरानी बातों को, बहुत ही प्राचीन बातों को क्या गया है, निरूपण किया गया है।
ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की समृद्धि थी। यहाँ के बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर परिचित हुए थे और संग्रहालय के गोलघर जैविक उद्यान आदि में क्या था, इनकी दर्शनीय स्थल थी। तो ये आप जिस स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, कोई भी नए स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर चुके हैं मात्र एक फ्रेंड को, 1 से 2 फ्रेंड को आप शेयर कीजिए उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए। ज़रूर आप बोलिएगा क्योंकि मेहनत लगते हैं बनाने में। हम आपको बहुत रात को, में टाइम नहीं रहता दिन में, तो रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत रात को 12-1 बजे वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो कुछ तो आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा शेयर करना है, उसमें आपको कोई नहीं जाता। दोस्त को सिर्फ बोलना है सब्सक्राइब कर देने के लिए, आप बोल दीजिएगा दोस्त कर देंगे आपका। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद इस क्वेश्चन को, 13 नंबर प्रश्न को, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट 2016 में 2013 में दिया गया है। प्रश्न 2016 में और 2013 में याद पूछा गया था। क्वेश्चन 2016 में और 13 के एग्जाम में याद रखिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और नीचे है अथवा में आपका देखिएगा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है और 3 वाक्यों में उत्तर दे। ये भी क्वेश्चन 2014 में सप्लीमेंट्री के एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए उत्तर क्या होंगे इसका, तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यह उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। जो यह स्थल किसके नाम से, गुरुद्वारा के नाम से जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों को क्या दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यहाँ सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ था। ये उत्तर था 14 नंबर प्रश्न का। हम लोग चलते हैं 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न था, लेखक ने पाटलिपुत्र एवं पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इसका उत्तर, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। किसके काल में, मुगल काल में पुनः उद्धार हुआ। अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान तक इस नगर का अत्यधिक विकास हुआ। यानी अंग्रेज के शासन काल से लेकर अभी तक के वर्तमान में क्या हुआ, इसका नगर का बहुत ही अत्यधिक विकास हुआ। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। प्रश्न संख्या 16, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सवों का वर्णन करें। उत्तर क्या है, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव का बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ये सभी नगरवासियों आनंद मंगन में हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन किस वंश से, गुप्त वंश के शासनकाल में था। कब शुरू हुआ था, गुप्त वंश के शासनकाल में प्राचीन महोत्सव। आजकल जिस तरह से वो दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में जिस तरह से अभी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा चल रहे हैं उसी तरह कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे गुप्त वंश शासन काल में और यानी प्राचीन काल में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पार्ट, आलस कथा। यहाँ से जो इस चैप्टर से VVI प्रश्न निकले हैं उसे भी लाया गया है। आप लोग जरूर देखिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक एंड कमेंट करना आप लोग भूलिएगा मत। और जो भी स्टूडेंट अभी नया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मात्र 2 फ्रेंड को आप लोग को शेयर करना है, उन्हें बोलना है सर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं आलस कथा चैप्टर से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू छप जाएंगे। परीक्षा में हूबहू छपेगा प्रश्न, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो प्रश्न है आपका पहला, आलस कथा में चैप्टर नाम है आलस कथा। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, अथवा प्रश्न है आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। ये प्रश्न आपको 2 बार पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम में। 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। परीक्षा में 2018 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए उत्तर क्या है देखिएगा आप लोग। उत्तर है आलसशाला में आलसियों को सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी कृत्रिम आलस्य की भीड़ जुटी थी, जिससे आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकना तथा सही आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी क्या हो गए, भाग खड़े हुए। इस तरह से ये प्रश्न भी पहला नंबर प्रश्न समाप्त हुआ आपका। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुके होंगे। अब ये प्रश्न में क्या है, ये आपके एग्जाम में 2 बार पूछे जा चुके हैं। ये भी प्रश्न 2018 में, 2021 में। हो सकता आपके एग्जाम में आने की चांस, सारे प्रश्न को 8 प्रश्न बोला गया है। हर चैप्टर से जितने कराया जा रहे हैं उस सब चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको बोले ना हम 5 वीडियो, मात्र 5 से 6 वीडियो में 8 क्वेश्चन लड़ाएंगे हम। चारों आलसियों की निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह को ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई पानी में भीगे वस्त्र को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचल, कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये उत्तर था आप लोग का प्रश्न संख्या 2 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। ये 2020 में पूछा गया है, 2020 में, 2018 में, 2015 में, 2015-11 में पूछे गए हैं। अब 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे प्रश्न आपको कभी न कभी पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन सा है, कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। 2 प्रश्न उत्तर एक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए उत्तर आप लोग को बताया जा रहे हैं। मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसे स्थिति में कोई दैवान ही उनका व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे क्या होते हैं, निर्भर हो जाते हैं। ये प्रश्न था। आप लोग को सारे प्रश्न को कॉपी में लिखना है और याद कर जाना है। एग्जाम में हूबहू रहेंगे, सेम का सेम रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप आज ने इस वीडियो को देखा, इस बात को, मेरे बात पर विश्वास नहीं किया, तो परीक्षा के बाद आपको पछताना है। 100% गारंटी पछताना है आपको, तो पछताना है। काश मैं उस वीडियो को देख लेता, तो काश बहुत शब्द ही बहुत पछतावा की होती है, ठीक ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 4, आलस कथा के पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को आग से किसने और क्यों निकाला। यह प्रश्न 2014 के फाइनल एग्जाम में और 2020 की परीक्षा में पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर अथवा में प्रश्न एक और है, चारों आलसियों पुरुष आग से किस प्रकार बचाना चाहते थे। जो चारों आलसी को पुरुष आग से किस प्रकार बचाना चाहते थे, उत्तर क्या होगा। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। तो देखिए, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र, कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चूँकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भागे सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उसका प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर किया। ये प्रश्न था प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिएगा क्या दिया गया। धन और दया किससे देना उचित है। तो देखिए, निर्धन को धन और रोगियों को दावा देना उचित है। आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई है। तो उत्तर देखिएगा, आलस कथा पाठ के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग तो लगा दी गई है। आग लगने पर 4 वास्तविक आलसियों को छोड़कर से सभी भाग गए हैं। काम करो ऐसी की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो है, कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को बताया जा रहा है, एक शायरी मैंने जो बताया, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए आपकी,
चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपको बनना है मिसाल, यदि आपको नाम है, जब आप चले तो आपको गांव में समाज में नाम कमाना है, तो ऐसा मिसाल बनिए कि आपको सब जाने। चले तो आपका जहाँ चले तो आप वह निशान बन जाए, ऐसे काम करो कि वह मिसाइल बन जाए। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे ढंग से पढ़िएगा और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से लिख कर आइएगा। एग्जाम में तो एग्जाम में जब अच्छे से लिख कर आइएगा तो एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया है। विद्यापति विरचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से उद्धृत है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा और संसार के विचित्र गतिविधियों का निवारण है। आलसियों को केवल करुणा का पात्र मानते हुए दान करने की इच्छा से मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने आलसशाला का निर्माण करवाते हैं। उनकी जिज्ञासा थी कि आलसी लोग कैसे जीवन जीने की कला निर्वहन करते हैं। इस क्रम में इष्ट लाभ के लिए धूर्त और परिश्रमी भी आलसी बनकर पहुंच जाते हैं। आलसियों की बढ़ती संख्या देखकर उसकी परीक्षा के लिए आलस गृह में आग लगा दी जाती है, जिससे 4 वास्तविक आलसियों को छोड़कर सभी भाग जाते हैं। इन आलसियों को बचा लिया जाता है। इस प्रकार आलस कथा जीवन का व्यवहार का वर्णन है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिएगा आप लोग, क्या दिया गया है। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाले। इस तरह से प्रश्न संख्या 8 भी समाप्त हुए। अब प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। विद्यापति कौन थे? उन्हें किस ग्रंथ की रचना की थी तथा आलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक, आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों को 2 से 3 दोस्तों को आप जरूर जोड़िए और इन दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मात्र 2 से 3 दोस्तों को आप लोगों को बोलना है। चलिए तो हम देखते हैं। विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की और संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा की कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई और विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत के ग्रंथों के रचयिता भी थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में क्या थी? अत्यधिक थी। मिथिला राज्य का प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। मिथिला राज्य के मंत्री कौन था? उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लगाकर देखकर कितने आलसी बच गए? मिथिला राज्य का मंत्री वीरेश्वर तो ने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अग्नि लगन देखकर 4 आलसी बच गए थे। अग्नि लगन देखकर कितने आलसी बचे थे? 4 आलसी बच गए थे। प्रश्न संख्या 11, ये एग्जाम में 2016 में पूछा गया है प्रश्न। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये प्रश्न क्या दिया गया है? 11 नंबर प्रश्न देखिए। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? पठित पाठ के आधार पर लिखे। तो विद्यापति एक महान कवि लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत के ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति संस्कृत के विषयों में अत्यधिक थी। किनकी ख्याति संस्कृत के विषयों में अधिक थी? तो विद्यापति की थी। जो भी स्टूडेंट को दोस्तों आप लोगों को यदि PDF चाहिए, इस वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी क्वेश्चंस आप लोग को बताए जा रहे हैं, इसका PDF चाहिए तो PDF भी सेंड कर दिए जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, लिखिए सर संस्कृत का PDF चाहिए, आपको संस्कृत का PDF सेंड कर दिया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये आपके एग्जाम में 2014 में पूछा गया है। आलस कथा का क्या संदेश है अथवा आलस कथा पाठ के किस पर चर्चा की गई है? तो आलस कथा का संदेश है कि आलस्य पर एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यंत आवश्यक है। आलस्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। प्रश्न संख्या 13
आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। कौन साल में? 2012 के एग्जाम में कि आलस कथा का सारांश लिखे। यह आपके एग्जाम में 2012 की परीक्षा में पूछा गया है, फाइनल एग्जाम में। तो मिथिला में वृषवर नाम के एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों के इच्छित लाभ को प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम को तुंद बढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख दुख धूर्त लोग को भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद यद्यधिक ध्यान व्यय देखकर शाला को चलाने वाले लोगों ने विचार किया कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं। यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों का परीक्षण करने हेतु आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुषों ने अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अतः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण होते हुए निकाल दिया। आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते थे। वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते थे। अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत थी। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। किनकी क्या गतियाँ हैं? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष और बच्चों की गतियाँ अलग अलग। स्त्री का गतियाँ अलग, बच्चों की गतियाँ अलग है। स्त्रियों की गति पति है माँ है, तथा आलसियों की गति करुणिकिता दयालुता है। जीवन भागिमा उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों के जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालु पर ही निर्भर होती है। इस तरह से प्रश्न संख्या आप लोगों का 14 समाप्त हुआ। 15 प्रश्न देखिएगा। आलस कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। तो यह उत्तर क्या है इस प्रश्न को देखिएगा। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवट तथा संस्कृत के तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध है। अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। आलस कथा आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार के विचित्र गतिविधियों का भी क्या मिलता है? परिचय मिलता है। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक देखा होगा तो आपके एग्जाम में 2 से 3 से 4 5 से 5 वीडियो अभी और आएंगे। 5 से 6 वीडियो में आप यदि पूरी वीडियो को देख लिए तो आपके एग्जाम में 16 मार्क्स पक्के हो गए। 16 अंक आप पक्का हो गया आपका। कोई नहीं रोक सकता इस 16 अंक लाने में। आपको याद रखिएगा, संस्कृत बच्चों को हार्ड लगता है। जब मैं टारगेट वीडियो में दूंगा आपको जो भी क्वेश्चंस, यदि सारे क्वेश्चंस करके गए तो 90+ कोई आपको लाने से नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक काम करना है, दोस्तों को पास शेयर करना है, दोस्तों को बोलना है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा।